औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने यस्टरडे की एक्टिविटी को देखते हुए, क्योंकि जब हम आपको टोटल ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, यानी ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं था, हाइब्रिड मॉडल नहीं था, लाइक आप सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो मेरे लिए शायद पढ़ाना ज़्यादा आसान था। लेकिन जब ये हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर मुझे आपको भी देखना है लाजमी, और फिर मुझे यहाँ भी देखना है। तो ये दोनों को लेकर चलना, मुझे लग रहा था कि हमारी स्पीड बहुत स्लो है, डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा, आज की क्लास भी कम पड़ेगी। तो और फिर डेप्रिसिएशन को अगर लपेटा तो उसमें मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को रोक दिया है। अच्छा, आप में से किसी को क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ वो हैंड रेस करेगा, ताकि मैं उसे अलाउ करूँ कि वो अनम्यूट करके अपनी बात कह सके। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात ज़रूर गौर से सुन रहे हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इसी बिना पे ये सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेकर चलना है, ऑनलाइन वालों को भी साथ लेकर चलना है, तो क्यों ना हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। क्योंकि आप मजीद जो 4 दिन हम और पढ़ेंगे, लाइक आप कल आप लोग तशरीफ लाएंगे, उसके बाद फिर आप अपने घर पर आराम फरमाएंगे और बाकी लोग तशरीफ लाएंगे फ्रॉम थर्सडे। तो बेहतर ये कि एक्टिविटी स्टार्ट करने जितनी हो सके, अल्लाह करे कि हम फर्स्ट बाय मंथली ही पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, और फिर सेकंड भी जरूर कंप्लीट करें। विश यही है, चाहता यही हूँ मैं, कम से कम इतना तो हो, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो जाए। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है और फिर भी टाइम बचता है तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी मैं आपको मजीद 2019 2018 भी आपसे डिस्कस कर सकूं एमसीक्यू के हवाले से। और मिड टर्म के बाद फिर जो आपकी एक्टिविटी डिसाइड हुई है वो होनी है। और फिर मैंने एक और चीज, मैं ये सब इसलिए कहता रहता हूँ कि खुदा ना खास्ता मैं भूल जाऊं तो आप मुझे रिकॉल करना है। मैंने ये भी सोचा है कि अगर हम एमसीक्यूज जो है, वो जो पेपर में क्वेश्चन आते थे लास्ट ईयर तक, उन क्वेश्चंस को सामने रखें और उससे एमसीक्यू सोचें। तो ये एक्टिविटी थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन हम इसको भी शायद परफॉर्म करें अगर हमें वक्त ने इजाजत दी। क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर बहुत आगे हैं और अभी मुझे कॉलेज की स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं हूँ कि मैनेजमेंट आगे क्या सोच रही है कि क्या करना है। हाँ, अभी मिड टर्म है, उसके बारे में हमें पता है, मिड टर्म के बाद भी रिवीजन होगा, उसके बारे में पता है, बट आपको कब तक बुलाएंगे, क्या आप लोगों को कोई छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पेपर होंगे आपके, पेपर आपके होंगे मई जून में, तो उसके बाद क्या आपका फॉरेन कॉलेज शुरू हो जाएगा, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा? लग तो ऐसी रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत छुट्टियां की हैं। ओवरऑल देखा जाए, आप ऑनलाइन में आप छुट्टी पे ही होते थे, और हमें भी ऐसे लग रहा है कि छुट्टी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। हमें भी वैसे तो 2 मंथ्स ऑफ होता है, आप सबको पता है, और जो है 2 मंथ्स ही होता था ना आप लोगों का। स्कूलिंग में भी आपको 2 मंथ ऑफ मिलता है, कॉलेज में भी 2 मंथ ऑफ मिलता था, लेकिन इस बार क्या होगा कुछ भी क्लियर नहीं है, जिसकी बिना पर मैं आपसे कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ओके, चलें, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने। मिनट्स के बाद बेटा हम जो है रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम एक जो है वो टेस्ट जो है डिजाइन करके फिर वो क्लास में आपसे करवाया जाए और उसको डिस्कस किया जाए। अच्छा जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि फेडरल वालों ने जो है ना वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जल्दी स्टार्ट करने को कहा है, तो इसकी बिना पर आपको तो फिर भी छुट्टियां मिल ही जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको छुट्टी ना मिले। आपको तो आप पेपर देने के बाद फौरन तो नामुमकिन है कि तशरीफ लाएं दोबारा, आपको कुछ दिन का ऑफ लाजमी मिलेगा। अच्छा चलिए, पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला एमसीक्यू में एसेट विच हैव फिजिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड। अब इसमें 4 ऑप्शन है, मैं अगर क्लास से पूछूंगा तो 4 6 8 10 लोग लाजमी जवाब दे देंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप खामोशी से बैठे हैं इसी तरह बैठे रहें और एक दूसरे को जवाब ना बताएं। अगर आप गलत जवाब बताएंगे तो खुदा ना खास्ता मैं आपको किसी किस्म की कोई अजियत तकलीफ ईजा नहीं पहुंचाऊंगा, किसी किस्म का आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा जिससे आप दिल बर्दाश्ता हो कि बोलें
नहीं आप पढ़ना ही नहीं है। तो भाई अगर आप गलत जवाब बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको करेक्ट करूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इलियान भाई से। अच्छा यानी आप कह रहे हैं, अच्छा वजह बताएंगे कि फिक्सचर एसेट्स क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखें अगर हम एमसीक्यू को सिर्फ इस तरह डिस्कस करें ना कि करेक्ट आंसर ये है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू को ऐसे कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता। थ्योरेटिकल एमसीक्यू को डिस्कस करने का तरीका ये होता है कि ये चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर कौन सा है। तो अगर मैं सिर्फ करेक्ट आंसर आपसे पूछूंगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आई 100% एग्री कि टेंजिबल एसेट इज करेक्ट आंसर। इंटेंजिबल सॉरी एसेट्स व्हिच आर फिजिकल, ओके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बी जो है वो टेंजिबल एसेट्स करेक्ट आंसर है। लेकिन जो बाकी तीन ऑप्शन है जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो उससे हमें मजीद 3 एमसीक्यूज की हमारी प्रिपरेशन होगी। फिक्सचर एसेट्स और यानी पहले तो हम स्टैम्प पढ़ लेते हैं ना, ये स्टैम्प में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल सब्सटेंस, ऐसे एसेट्स जिनका वजूद होता है। तो वजूद तो जनाब इस बोर्ड का भी है, वजूद तो एग्जिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, अगर उर्दू आपके खुदा न खास्ता खत्म है, वजूद इसका भी है। ये जो फिटिंग्स आपको नजर आ रही है इसका भी वजूद है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन आमतौर पे इन्हें फिक्सचर ट्रीट किया जाता है और हम फिजिकल सब्सटेंस यानी जो नजर आने वाली चीजें उसमें इनको नजर आने वाली चीजें नहीं तस्वुर करते। हम नजर आने वाली चीजें तस्वुर किसे करते हैं, लाइक हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स हैं, इस तरह की तमाम चीजों को, प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वहां सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, शुगर की प्रोडक्शन हो रही है, या कोई इक्विपमेंट बन रहा है, कंप्यूटर्स बन रहे हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं कि फिजिकल सब्सटेंस है उनका। तो यहाँ पर जो फिक्सचर एसिड है वो एक बेस्ट डिस्ट्रैक्टर है, इस बात को समझ लीजिए। फिक्सचर एसिड भी आपको फिजिकल एसिड नहीं, देखे ना आप याद करें, हमने एक लफ्ज, अब आपके पास बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट तो इस वक्त यहाँ जब मैंने शुरू में पढ़ाया था, स्टार्ट किया था सेशन SL1 पढ़ाया था, तो मैं आपको अपने एक फॉर्मेट से पढ़ाता था जिसमें मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू के बारे में बताया। वहां एक लफ्ज मेरे फॉर्मेट में अभी भी होगा, शायद चेक कीजिएगा जाके अगर आप पुराने लेक्चर्स में देख सकें, या मैंने शायद वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया हो वो डॉक्यूमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का लफ्ज था। तो फर्नीचर जो है ना वो फिजिकल सब्सटेंस में आता है, लेकिन जब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं तो बेशक ये हमें दिखते जरूर हैं, लेकिन हम इनको फिजिकल सब्सटेंस के तौर पे कंसीडर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में नहीं करते। इसी बिना पर टेंजिबल जो नजर आए फिक्सचर एसेट से ज्यादा, जो करेक्ट आंसर लोगों ने मार्क किया, मेजॉरिटी ने क्या आंसर मार्क किया था, वैसे टेंजिबल मार्क किया था। ओके, अब मसला ये हो रहा है ना कि जब मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो मैसेज कैसे देखूं बेचारे बच्चों के, ये लंबी चौड़ी दास्तानें लिख के भेज देते हैं मुझे, जो एसेट जिनके मासूम सी बातें लिख के भेजते हैं। अब क्या मैं पढ़ के सुनाऊं, अल्लाह मेरे मालिक। देख लिए भाई आप सबके मैसेज मैंने, ठीक है। सॉरी, अच्छा हाँ बहुत अच्छा हुआ मैं मूव कर रहा था आगे। उसके बाद इंटेंजिबल तो मेरा ख्याल है समझाने की जरूरत ही नहीं बनती ना, इंटेंजिबल तो हो ही नहीं सकता, रीजन क्योंकि वो तो फिक्टिशियस हैं, फर्जी हैं, ख्याली हैं, वो तो नजर ही नहीं आते। अच्छा, कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं, अब मसला ये कंटीजेंट एसेट आपने पढ़ा नहीं है, तो जब कंटीजेंट एसेट पढ़ा ही नहीं है तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो प्लीज शेयर करें, अगर कोई जानता है।
नहीं जानता, और गूगल बाबा भी नहीं है इस वक्त आपके पास, वरना आप ठक ठक मैसेज आ रहे होते मुझे, सर कॉन्टीजेंट एसिड के ऐसे ऐसे डेफिनेशन भेजते हैं लोग कि मैं बोलता हूँ यार कितने ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। देखें कंटीजेंट का वर्ड, इसको कंटीजेंट पढ़ा जाता है। मैं अंग्रेजी का माहिर कभी बनने की मैंने कोशिश भी नहीं की, ना मैं हूँ। इसमें हमें ये पढ़ाया गया या हमने ये सुना अपने असातिज़ा से कि एन जो होता है ना कंटिजेंट, अगर इसको मैं इस तरह से स्पेल करूँ कंटिजेंट, तो वो एन साइलेंट होता है, इसको कंटीजेंट पढ़ा जाता है। अब बहरहाल आप मुझसे ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस करें या देखें, आप इसकी तरफ आपने देखना है। कंटीजेंट एसिड बेसिकली, कंटीजेंसी एक वर्ड आपने अगर सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो कंटीजेंसी का मतलब होता है हादसा। अब एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होगी कि हादसा हो रहा है खुदा ना खास्ता, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी इनकरेंस के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। हादसा उसी को कहते हैं ना कि जो अचानक हो जाए। हादसा का मतलब क्या होता है? कोई अचानक हो जाने वाली चीज। तो यहां पर अब मैं अगर बोलता ना कंटीजेंट का मतलब है अचानक हो जाने वाली चीज, तो आप परेशान हो जाते हैं भाई क्या हो रहा है अचानक। बात यह है कंटीजेंट की मीनिंग उर्दू की, उर्दू का अच्छा लफ्ज है हादसा। तो अब यहाँ पे कोई हादसाती एसिड होने वाला है, यस एग्जैक्टली कोई हादसाती एसिड होगा। अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, बस अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं मैं ये चीज। कंटीजेंट सिर्फ एसेट नहीं होते, कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, वो नहीं बताऊंगा, कंटीजेंट एसेट बताऊंगा आपको सिर्फ क्या होते हैं। एक मिनट जरा, अपना मैसेजेस जरूर देखने पड़ते हैं भाई इन लोगों के, इतने लंबे लंबे मैसेज भेज रहे हैं मेरे लिए। अच्छा जब ये सब आ जाएंगे ना क्लास में फिजिकल, आप यकीन मानिए इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा जैसे आप बैठे हुए खूबसूरत बन के ऐसे बैठे हुए होंगे। लेकिन अभी मुझे इतनी अंग्रेजी लिख लिख के भेज रहे हैं कि मैं पढ़ पढ़ के थक जाऊं बस। जी शुक्रिया फातिमा जहरा, आपने क्या अंग्रेजी लिख के भेजी है, दिस एसेट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, कंटीजेंट एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होते। लेकिन क्यों नहीं होते, अब इस सवाल का जवाब अगर आप दें तो फिर मैं मानूं। अच्छा भाई सुने, आपको मैं अब एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है जिसने मेरी बात को गौर से सुना वो फर्स्ट टाइम में मेरी बात समझ जाएगा। किसी सप्लायर से हमने माल मंगवाया था और उसे एडवांस पेमेंट भी कर दी थी 50%। उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें 18 जनवरी को या 19 जनवरी को गुड्स डिलीवर कर देगा। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में। लेकिन वो हमें 18 या 19 जनवरी को गुड्स डिलीवर करने में नाकाम रहा, तो अब हम उसके ऊपर करेंगे केस। आपको एतराज है? अब हम उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, हम उसे सू करेंगे, कोर्ट में बुलाएंगे। कोर्ट उसको पेनलाइज करेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाएगा, कोर्ट में बाकायदा प्रोसीडिंग्स होंगी, केस चलेगा। और हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर तुमने हमें सामान वक्त पर प्रोवाइड नहीं किया तो तुम हमें 25 लाख रुपए का जुर्माना भरोगे। ये हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था रिटन फॉर्म में। मैं आपको कंटीजेंट एसेट के बारे में बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं। जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, 50% पेमेंट कर दी थी, उसने हमें जनवरी की 18 तारीख को लाजमी सामान पहुंचाना था, लेकिन उन्होंने हमें सामान डिलीवर नहीं किया, वो नाकाम हो गए। चाहे उनकी शिपमेंट रुक गई हो, चाहे कोरोना की वजह से शिपमेंट लेट हो गई हो, ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हमें सामान आगे डिलीवर करना था। और अगर हम आगे डिलीवर नहीं कर सके तो हमें सामने वाली पार्टी को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हुआ क्या, हमने इसके नतीजे में जब 18 तारीख को हमें माल नहीं मिला, तवज्जो रहेगी, हमने उस पार्टी को क्लेम किया, उसे अदालत में बुलाया, प्रोसीडिंग्स चली, 31 जनवरी आ गया, अभी तक अदालत ने फैसला नहीं किया। लेकिन हमने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था ना कि अगर उन्होंने हमें सामान डिलीवर ना किया तो हम उनसे कितने रुपए लेंगे? 25 लाख। 25 लाख रुपए लेने का राइट आ गया आपके ख्याल में? सोच लें, 25 लाख रुपए आ गए आपके पास? 25 लाख रुपए लेने का राइट आ गया आपके पास? नहीं जनाब। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर 18 तारीख को डिलीवर नहीं किया और आप जाके कोर्ट में केस करेंगे तो फौरन आप केस जीत जाएंगे? भाई कोर्ट सारी चीजें चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि उनकी कहां गलती है, क्या क्या क्लॉज थे एग्रीमेंट के। जब तक कोर्ट हमारे हक में फैसला ना दे दे तब तक हमारे पास पैसे लेने का राइट नहीं आया। समझ में भी नहीं आया। लेकिन क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वो हमें वक्त पर माल डिलीवर ना कर सके
तो ऐसी सूरत में वो हमें 25 लाख रुपीस देंगे। अब जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूं। अब हमारा केस चल रहा है, जनवरी 31 मंथ एंड हो गया, हम अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाकर ओनर को दिखाने लगे। बैलेंस शीट में हम वही एसेट लिखेंगे जो हमारे पास मौजूद है बिजनेस में, लेकिन अब हम बैलेंस शीट के नीचे वाले हिस्से में एक नोट बनाएंगे अंग्रेजी का, जिसमें हम लिखेंगे कि हमने एक केस किया हुआ है। सर नोट बनाने की क्या जरूरत है? यकीन करें ये चीज आप ना फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और ना सेकेंड ईयर में, सिर्फ कंटीजेंट एसेट के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं। हम वो नोट में लिखेंगे कि हमारा एक केस इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं 80% हम अपने केस को विन कर चुके हैं और हम अपने केस को जीत जाएंगे। और जब हम केस जीतेंगे तो हमारे पास 25 लाख रुपीस आने के मुकम्मल चांसेस हैं, यानी हमें 25 लाख रुपीस मिलेंगे, अगरचे कि अभी हमें रिसीव नहीं हुए, लेकिन हमें वो 25 लाख रुपीस मिलने का बहुत ज्यादा इम्कान है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको बैलेंस शीट में डायरेक्ट एसेट्स में शो कर दें, क्योंकि एसेट में शो कर देंगे और कल को नहीं मिले तो फिर एसेट को कम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान नजर आएगा। तो जब तक कोर्ट हमारे केस में हक में फैसला नहीं कर देता, तब तक हम कहेंगे वो कंटीजेंट एसेट है, वो पैसा अभी हमें मिला। अगर वो कंफर्म हो गया, केस जीत गए, तो वो पैसे मिलेंगे, वरना वो पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिले तो कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम पे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हम केस जीते तो फिर हमें 25 लाख रुपीस वो पार्टी पे करेगी, वो जो अमाउंट मिलेगी वो हमारा एसेट बनेगी, पैसा होगा, रिसीवेबल होगा। तो अभी हम उसको शो करते हैं। कंटीजेंट एसेट वो होते हैं जो हमारे पास पैसे लेने का राइट होता है, यानी ये भी फिजिकली एग्जिस्ट, क्योंकि राइट है ना आसान लफ्जों में, समझ नहीं आया शायद। मैंने बहुत डिटेल में चला गया ना चाहते हुए, क्योंकि अगर बात डिटेल में ना समझाई जाए, अब होगा क्या, कभी जिंदगी में या आज ही जिंदगी का वो दिन होगा कि आप में से कोई शख्स घर जाके लाजमी, या ये जो बैठे हुए ऑनलाइन वाले चैंपियन, अबे बताओ ना वहां पे अंग्रेजी में कुछ और लिखा हुआ है क्या गूगल पे? बताओ, शाबाश। अब जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे अंदाज मिलेंगे भाई। सर इमरान का ही अंदाज जरूरी थोड़ी है, और सर इमरान का भी अपना क्या अंदाज है, सर इमरान की क्या औकात है वो अपना अंदाज बनाए। भाई मुख्तलिफ बुक से पढ़ के सारी चीजें जमा करके आपके सामने पेश कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको 2, 3, 4, 5 जितनी बुक पढ़ी है वो आपके सामने पेश करें। तो भाई अब आप खुद ढूंढें, और आप में से किसी का दिल चाहे घर जाके तो वो कंटीजेंट एसेट जाके ढूंढे, उसे इसी तरह की चीज मिलेगी, वो एसेट जो अभी एक्चुअली एसेट बना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम केस जीत जाएंगे और वो एसेट हमारा बन जाएगा, इसलिए उसे कंटीजेंट एसेट कहते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गया। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हर बच्चा पहले इत्मीनान से देख ले, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको आंसर याद नहीं होगा, और हो सकता है किसी ने याद किया हो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े इत्मीनान से पुरसुकून देख लें। ऑनलाइन वालों को मुकम्मल इजाजत है कि वो मुझे लिख कर आंसर भेजें, और आप इसको इस तरह से ट्रीट कर लें। 1 मिनट यार, जलजला आ रहा है इसमें। है बड़ा करूँ? 1 मिनट रुक जाएगा, मैं पढ़ लेता हूँ। 1 2 and 3 1 2 1 3। एक काम करते हैं ना, छोड़ो, ये ऑप्शन पढ़ने से बेहतर है। ये देखो कि ये 1 जो है करेक्ट है या नहीं, बस 1 करेक्ट है। अच्छा, तो फिर 2 के बारे में क्या ख्याल है? गलत है। कैपिटल इंक्रीज हो तो डेबिट होता है ना, तो बेटा कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, डेबिट लिखा हुआ है। वेरी गुड, मुझे भी यही नजर आ रहा है। कैपिटल डिक्रीज हो तो यहाँ, तो बस इसका मतलब है पॉइंट नंबर 2 गलत है। पॉइंट नंबर 3 लायबिलिटी करेक्ट, इसका मतलब है 1 and 3 इज करेक्ट। तो 1 and 3 ये लिखा हुआ, 1 and 3। कुछ एमसीक्यू सेकंड्स में हो जाएंगे और कुछ एमसीक्यू में सदियां गुजर जाएंगी। ऐसा लगेगा कि 1 सदी गुजर गई, अरे भाई कब होगा ये। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, सब मामला तो अच्छे से होंगे, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ हो तो अच्छा लगेगा ना जरा। लेकिन आप तो होते ही नहीं। ऐसी देख रहा हूँ मैं, इस तरफ देख रहा हूँ,
ऐसे देख रहा हूँ भाई, इस तरफ देख रहा हूँ, लेकिन आप तो खैर ना होते हुए भी होते थे हमारे साथ ऑनलाइन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले इसके ऑप्शन तो देख लूँ, ए बी सी डी। ओके, 4 स्टेटमेंट है, पुरसुकून अंदाज में पहले सब बच्चे देख लें, फिर इंशाल्लाह इसे डिस्कस करते हैं। आवाज कट रही है, पता नहीं कौन काट रहा है मेरी आवाज, कौन मुझे काटना चाहता है, मुझे नहीं पता। महक और किसके पास आवाजें कट रही हैं भाई? आवाज हैंग हो रही है। चलो, सारे मनान की आवाज में रोबोट की आवाज भी सुन लो, और क्या चाहिए तुम्हें यार। भाई इंटरनेट का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन करें। डेटा कनेक्शन पे आ जाऊं आप बोलें तो। अब ठीक है, ओके, अब ठीक हो गई भाई आवाज। चलें प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्क्रीन, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन वाले माजरत के साथ, या कर रहे होंगे तो मैं मैसेज नहीं देख सका। क्या आप सब एग्री करते हैं जो अभी लास्ट एमसीक्यू हमने देखा है उसमें 1 और 3 करेक्ट थे? ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं। ओ, क्या हो रहा है भाई, इंतकाल हो गया उसका? आ रही आ रही, आ जा भाई। चलें बहरहाल, जब तक आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं और साथ चलते हैं। महक, बिल्कुल बेटा, मैं आप लोगों के आंसर्स देख रहा हूँ, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो है ना 28 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको भी देखना है भाई, तो बड़ा मुश्किल होता है ये एट अ टाइम दोनों को लेके चलना। और कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा मैं। चलिए जी, ए बी सी डी आप लोगों ने पढ़ लिया इत्मीनान से। अब साहिल भाई कौन सा आंसर करेगा? अच्छा देखें, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा इस बात को याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, प्लीज अगर आप मुझे गलत बताएंगे ना, मैं किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करूंगा भाई आपसे, ना मैं आपको डांटूंगा, लेकिन कम से कम मुझे पता तो चलेगा ना कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जी बिस्मिल्लाह साहिल भाई। एक करेक्ट है आपके मुताबिक? ओके। रोहान, रोहान एक क्यों करेक्ट है? वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए। हफ्सा, बी क्यों करेक्ट नहीं है? जल्दी जल्दी मेरा बेटा। हाँ हाँ, अब आप लाइबिलिटी, a debtor paid us $90 in cash। ये डॉलर नहीं, पाउंड है ना, यूरो, ओके। तो कैश बढ़ा, नहीं बढ़ना चाहिए। डेटर कौन होता है पहले? अच्छा देखा आप, हाँ, डेटर बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम है, पहले तो ये क्लियर कर लें। और फिर लिखा अ डेटर पेड अस, इसका मतलब है पैसे तो हमें मिल रहा है ना, तो कैश तो लाजमी, तो ये तो सही है। आगे वाला क्या लिखा है? तो पहली बात क्या, लाइबिलिटी में डेटर्स आता ही नहीं है, और दूसरी बात क्या, डेटर्स इंक्रीज होने की तुक क्यों? क्योंकि भाई जब कोई शख्स हमें पैसे दे देगा तो हमारे पास से पैसे लेने का राइट चला जाएगा, तो डिक्रीज होना चाहिए। ऑनलाइन वाले एग्री करते हैं? अच्छा जी। जनाब अली, पॉइंट नंबर, हम फिजिकल वालों को ही मौका दे रहा हूँ बार बार, ऑनलाइन वाले बुरा ना मान जाए, तो हम मौका देते हैं। फलक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फलक, विकार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा?
बेटा सी पॉइंट जल्दी से पढ़ के बताएं मुझे कि ये क्यों करेक्ट नहीं है। फलक पॉइंट नंबर सी पढ़ें, अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं कि ये करेक्ट क्यों नहीं है, तेजी से। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब लोग अपनी। फलक आप अनम्यूट करें और समझाइए। ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। फलक को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बेटा जल्दी से पॉइंट नंबर सी अनम्यूट करके पढ़ें। ये बड़ा मुश्किल काम है। ओके महाम आप बताइए। महाम अनम्यूट कीजिए आप। दोबारा करें जी। सर एक सर मिनट 500 अगर उसने हेलो स्पीकर काम नहीं कर रहा। हाँ एक मिनट सर अब बोलो। ओके स्पीकर का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। क्या मजाक है यार, समझ से बाहर है। इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल हो रहा है बार बार। हाँ बेटा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहा है शायद ना। तो मेरा बच्चा अभी हम यहीं वालों से पूछ लेते हैं, फिर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, राइट। अभी इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना हमारा, इससे बेहतर है हम डिस्कशन यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। ये ऑल लैंड्स 500 यूरो बाय चेक। और तारीख आप बताइए पॉइंट नंबर सी जल्दी से, शाबाश। करेक्ट क्यों नहीं है? लाइबिलिटी यहाँ कम हो रही है जबकि लाइबिलिटी को ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। पॉइंट नंबर डी के बारे में अब्दुल मोइस जल्दी बताइए। स्टॉक बढ़ेगा ये सही है, लेकिन कैपिटल डिक्रीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैपिटल डिक्रीज होगा? नहीं, कैपिटल का इसमें कैपिटल में वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसको एक्सपेंस समझते हुए कहेंगे तो फिर कैपिटल को डिक्रीज होना चाहिए, राइट। ओके जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू है कंपनी परचेज इक्विपमेंट विद इट्स कैश। इत्मीनान से पॉइंट डिसाइड कर लें, फिर मैं आप में से किसी से भी पूछता हूँ। हाँ दोबारा बोले, जूम कर दूँ? ओके ओके।
द कंपनी परचेज इक्विपमेंट विद इट्स कैश, और चार ऑप्शन है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड एसेट्स, नो फाइनल इफेक्ट ऑन एनी अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट्स। इसका आंसर मुझे याद पड़ता है ज्यादातर लोगों ने गलत किया था, शायद जी। आरिफा आंसर बताइए, डिसाइड हो गया? इंक्रीज इन एसेट्स, ओके। तुम्हारा नाम है जहरा और सैयदा ज़हरा ना, आप ज़हरा हैं और आप ज़हरा हैं। ज़हरा आप बताइए। अबीहा, रीजन, पहले तो ये बताएं कौन सा आंसर करेक्ट है। इंक्रीज इन एसेट्स, नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। हुज़ैफा प्यारे भाई, आवाज नहीं आई मुझे। नंबर 1 यानी इंक्रीज इन एसेट्स, ओके। अच्छा, तलाल साहब आंसर बताइए। शीजा ने आंसर क्या लिख के भेजा? डिक्रीज इन एसेट्स। रिदा आंसर बताइए, आवाज नहीं आ रही। इंक्रीज इन एसेट्स, क्या नाम है? मनाहिल, इंक्रीज इन एसेट्स, मनाहिल, ओके। अयान, नो फाइनल इफेक्ट। करीम, इंक्रीज इन एसेट्स। रिजा, नो फाइनल इफेक्ट। नूरुलैन ना, हाँ, ओके। कैसे? बिल्कुल हो रहा है, और बस। अच्छा, तो क्या एक ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट देखना सिखाया? बोलो, अब आपके पास आ जाते हैं। आपने क्या कहा था? कैसे मेरा बेटा, शाबाश। अगर आपने, अच्छा मैं बड़ी माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर आपने तुक्का लगाया तो आप ये भी बोल सकते हैं सर तुक्का लगाया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब आप इतना मेरे साथ घुल मिल के पढ़ सकते हैं कि आप अगर तुक्का लगा रहे हैं तो बोलते सर तुक्का लगाया, नहीं समझ में आ रहा। हाँ मेरा बेटा, कैश इंक्रीज होगा, सोच लो मेरा बेटा। एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट में क्या चीज? एसेट तो एक रूम है ना बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी चीजें, जैसे किचन एक रूम है और उस किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एसेट भी एक रूम है, उसमें बहुत सारी चीजें। तो कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है? बताओ। इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है आप सिर्फ इक्विपमेंट को देख रही हो, है ना। एक आम इंसान होता है ना, जब वो कोई चीज खरीदता है तो वो कहता है मेरे पास मोबाइल आया, मेरे पास मोबाइल खरीदता, बोलता है मेरे पास मोबाइल आया, अच्छा वाला मोबाइल है। अबे अब्बा से पूछो ना, उनका दिल दुख रहा है उनके पास से। हाँ, वो वाला इफेक्ट नहीं देखोगी? हैं, बोलो क्या ख्याल है? जय जनाब, आप इनके पास से कैश जा रहा है, ये पैसे जाते हुए देखती है, तुम चीजें आते हुए देखती हो, हैं, और ये लोग दोनों चीजें देखते हैं, क्योंकि ये मेरी तरह अकाउंटेंट बन रहे हैं और तुम लोग आम इंसान बन रहे हो। अबे आम इंसान मत बनो, आम इंसान तुम पहले से थे, इस बात को महसूस करो, तुम आम इंसान हो, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद आम इंसान नहीं रहे मेरा बेटा। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं होते। तो मेरा बेटा अगर इक्विपमेंट आया तो बदले में कौन गया? तो इक्विपमेंट के वालिद मोहतरम, कैश के वालिद मोहतरम, एक एसेट इंक्रीज। तो क्या ऐसा हुआ कि मैंने 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा और मैंने 2 लाख रुपए कैश दिया और बोला बाकी हम बाद में देंगे? वो कह रहा था कंपनी परचेज इक्विपमेंट विद इट्स, कंपनी ने इक्विपमेंट खरीदा अपने कैश की मदद से, यानी जितने का इक्विपमेंट खरीदा उतना कैश हमारे पास से चला गया। तो इक्विपमेंट जितने से इंक्रीज हुआ, कैश उतने से। तो बोले तो फाइनल आंसर क्या है? नो इफेक्ट, नो फाइनल इफेक्ट ऑन एनी अकाउंट। किसी किस्म की तकलीफ?
नो सर। घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामत? सब नॉर्मल है, बस यही गलत फहमी है। कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चलें, फिर जब 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 मैं डायलॉग बोलता हूँ ये वाले, मुझे याद आता है कि इसकी तो वीडियो बन रही है। फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें। अगला पॉइंट पे आता हूँ प्यारे बच्चों। मिस्टर अली मोहम्मद बॉट अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट। कल आप लोग पढ़ लेना, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ भाई। अच्छा, इसमें इस वाले एमसीक्यू में जब हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया तो मेरा ख्याल है अब हमें इंक्रीज इन एसेट, आप में से कुछ लोग जवाब दे रहे थे डिक्रीज इन एसेट, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। और ये वाला डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड एसेट, क्योंकि लायबिलिटी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई। वेरी गुड। जैसे आप में से कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट ही अलग किस्म की है। क्लास में अभी वो मेरे लेक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उनका दिमाग अभी सुन हुआ होगा बेचारों का, लाइट गई हुई है ना बेचारों की। चलें, तो शुक्रिया आपने बताया। और अब हम आ गए इस वाले पॉइंट। चलें जी, 4 ऑप्शन है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि करेक्ट ऑप्शन क्यों है, बल्कि मैं बाकी पूछूंगा क्यों नहीं है। तो आप जरा चारों पे गौर फिक्र कर लें, क्योंकि अगर मैं इस तरह से पूछूं ना करेक्ट आंसर क्या है, तो खैर अब तो आप दूर दूर बैठे, वरना पहले बराबर वाले के गुर्दे पे कौन टिका